आज हम चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के भाई बहनों का बहुत गौरव और गर्व का दिवस है। बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज एक लंबे समय बाद चारों राज्यों के सभी संगठनों को यहाँ पर बैठकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज का पावन सानिध्य और उनका आशीर्वाद मिल रहा है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप सबको पता है कि पतंजलि योगपीठ के सानिध्य में परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी को निमित्त बनाकर परमपिता परमेश्वर ने योग जो ग्रंथों में था, योग जो गुफाओं में था, योग जिसके ऊपर ग्लैमर का आवरण चढ़ा हुआ था, उसको घर घर तक पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है तो वो आपकी संस्था ने किया है, आपके पतंजलि योगपीठ ने किया है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में सबसे पहले योग की क्रांति हुई और उस योग की क्रांति के मूल से उसके बाद फिर आयुर्वेद की क्रांति हुई। और 2010-11 में जब यह लगता था कि भारत की नियति तो ऐसी है, यहां पर भ्रष्टाचारी शासन को उखाड़ फेंकना संभव नहीं है, तो उस समय एक योगी योद्धा ने, एक योद्धा सन्यासी ने संकल्प लिया कि अब देश को बचाने की बारी है। और उस समय भ्रष्टाचार और काला धन जो कभी मुद्दा नहीं होता था, उसको मुद्दा बनाकर देश में सत्ता परिवर्तन करने का काम यदि किसी ने किया है तो वो भी आपकी संस्था ने किया है, वो हमारे गुरुदेव ने किया है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पतंजलि योगपीठ ने किया है। उसके बाद वर्तमान समय में महर्षि दयानंद से लेकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से लेकर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर शहीद भगत सिंह से लेकर सारे क्रांतिकारियों ने आजादी से पहले स्वदेशी का दर्शन दिया। स्वदेशी उद्योग के नाम पर वस्त्र उद्योग के ऊपर विशेष रूप से फोकस किया, चरखा चलाने के लिए प्रेरणा दी, लेकिन स्वदेशी में समग्रता के साथ दैनिक प्रयोग की वस्तुओं के स्वदेशी विकल्प देने का काम ना तो आजादी से पहले ना आजादी के बाद बड़े स्तर पर कोई संस्थान, कोई व्यक्तित्व कर पाया। उस बड़े स्तर पर स्वदेशी का विकल्प देने का काम यदि किसी ने किया है तो वो पतंजलि योगपीठ ने किया है, वो आपके संस्थान ने किया है। तो वर्तमान समय में स्वदेशी की एक बड़ी क्रांति करने का काम पतंजलि योगपीठ के पावन सानिध्य में हो रहा है। और ये केवल स्वदेशी की क्रांति नहीं है, आगे आने वाले समय में परम पूज्य स्वामी जी महाराज का लक्ष्य है आजाद भारत के 70 सालों में जो सरकारें नहीं कर पाई, भारत की शिक्षा का भारतीयकरण करना, उसका स्वदेशीकरण करना, उसको वैदिक संस्कारों और उच्च मूल्यों की संस्था देना, शिक्षा देना, आधुनिक विषयों के साथ साथ पुराने संस्कार देना, ये बड़ा संकल्प स्वदेशी के माध्यम से पतंजलि योगपीठ का है। हर जिले में लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च करके आचार्य कुलम स्थापित करने का काम पतंजलि योगपीठ का है। वो लक्ष्य पूज्य स्वामी जी महाराज ने लिया है। 16 लाख अपने देश में कंपनियां हैं। सरकार ने एक नियम बनाया हुआ है कि जिस कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा होगा, जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा होगी, या जिसने एक साल में 5 करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमाया होगा, उसको अपना 2% सेवा में खर्च करना पड़ेगा। ये सारी कंपनियां मिलाकर जितना सेवा में खर्च करती हैं, उससे अधिक पतंजलि योगपीठ के सारे संगठन और सारी संस्थाएं एक वर्ष में सेवा का कार्य करते हैं। तो सेवा का कार्य करने वाली यदि पूरे देश में सबसे बड़ी कोई संस्था है तो वो आपकी संस्था है। बाकी कंपनियां तो 2% खर्च करती हैं। पतंजलि योगपीठ का संकल्प है कि हम जो कमाएंगे उसका 100% चैरिटी में खर्च करेंगे और उसका 100% केवल और केवल भलाई में लगाएंगे। ऐसी हमारी संस्था है, ऐसी पतंजलि योगपीठ है। पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार हमारी काउंसलिंग करते रहते हैं कि बाकी कंपनियां तो केवल सामान बनाती हैं, पतंजलि एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी कंपनी है जो केवल सामान नहीं बनाती बल्कि अच्छे इंसान बनाने का काम करती है। मल्टीनेशनल कंपनियां जब बात करती हैं तो उनके लिए भारत 130 करोड़ लोगों का एक बाजार है, लेकिन जब पतंजलि भारत की बात करती है तो पतंजलि के लिए भारत एक बाजार नहीं है, एक परिवार है। ये विदेशी कंपनियों और स्वदेशी कंपनी में अंतर है। अभी पतंजलि जो खड़ा हुआ है, ये पतंजलि संस्थान स्वदेशी का विकल्प खड़ा होना अपने आप में एक अद्भुत आश्चर्य की बात है।
विदेशी कंपनियां कभी नहीं चाहती कि उनके सामने कोई दूसरी कंपनी, कोई दूसरा ब्रांड खड़ा हो। ये विदेशी कंपनियां, आपको पता होगा 1977 में जॉर्ज फर्नांडिस और देश के जो राष्ट्रवादी लोग हैं उन्होंने विदेशी कंपनियों को बाहर भगा दिया था। पेप्सी और कोक को बाहर भगा दिया था। ये दोबारा से 1990 के बाद आई, और ये जब 1990 के बाद आई तो ये मल्टीनेशनल कंपनियां जब काम करती हैं तो ये सोचकर काम करती हैं कि हम पूरे बाजार के ऊपर कब्जा करेंगे और किसी भी प्रकार का कंपटीशन नहीं छोड़ेंगे। और ये उसके लिए क्या काम करती हैं? वो सबसे पहले तो जो अपना प्रोडक्ट चलाती हैं वो 4 साल तक, 5 साल तक, 10-10 साल तक घाटे में चलाती हैं। और ये जो एडवर्टाइजमेंट करती हैं, जो घाटे में प्रोडक्ट बेचती हैं, उसको वो नुकसान नहीं मानती, उसको वो इन्वेस्टमेंट मानती हैं कि 10 साल तक जो हम इन्वेस्ट करेंगे वो आने वाले समय में हमें मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो कंपटीशन के माध्यम से दूसरी कंपनियों को खत्म करती हैं, किल करती हैं, ताकि बाजार के ऊपर कब्जा हो जाए। फिर भी इनके सामने कोई ब्रांड यदि खड़ा रहता है तो उस ब्रांड को लालच देकर उसको ये कहते हैं कि तुम्हारा टर्नओवर कितना है, मुनाफा कितना है, तुम जितना 10 साल में कमाओगे उतना हम तुम्हें एक साथ देते हैं, तुम अपना ब्रांड हमें बेच दो। और उसके साथ जब वो एग्रीमेंट करती हैं तो केवल ब्रांड नहीं लेती, ब्रांड के साथ डिस्ट्रीब्यूशन के सारे राइट्स ले लेती हैं। और एग्रीमेंट में ये भी करती हैं कि आप ये कारोबार कर रहे हैं तो अगले 10 साल तक, 20 साल तक आप इस कारोबार को दोबारा नहीं करोगे, क्योंकि जो मस्तिष्क जिसने एक ब्रांड बनाया है वो दूसरा ब्रांड भी बना सकता है, तीसरा ब्रांड भी बना सकता है। तो लालच देकर खरीद लेती हैं। तीसरा काम, फिर वो षड्यंत्र करती हैं। षड्यंत्र क्या क्या करती हैं कि उस ब्रांड को बदनाम करने का काम करती हैं। मीडिया के माध्यम से रिपोर्टर्स को खरीदकर, लोगों को खरीदकर, जांच एजेंसियों को खरीदकर उसको बदनाम करते हैं, उनके प्रोडक्ट को बदनाम करने का काम करती हैं, झूठी शिकायतें करके उनका जांच करवाती हैं। उसके बाद तब भी उनकी बात नहीं बनती तो फिर वो व्यक्ति वहां पर प्लांट करवाते हैं, प्रोडक्ट के अंदर अपने व्यक्ति उनके प्लांट में प्लांट करवाकर मिलावट करवाने का काम भी ये मल्टीनेशनल कंपनियां करती हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। आपने सुना होगा कि इतिहास में ये कहा जाता है, जब वार पढ़ाई जाती है तो केवल वर्ल्ड वार 1 या 2 की बात नहीं होती, कोला वार की भी बात आती है। मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने MBA की, तो उनको MBA में ये पढ़ाया जाता है, मार्केटिंग करते हैं हम, और जो कॉर्पोरेट फील्ड में जब काम करते हैं तो उसका कोई नियम नहीं होता, उसका एक ही नियम होता है कि केवल धन कमाना। तो ये कोला वार के बारे में आपने सुना होगा। USA में 2 पार्टियां हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी, एक रिपब्लिक पार्टी। तो इसमें जो दोनों पार्टी हैं, एक पेप्सी की जेब में रहती है, एक कोका कोला की जेब में रहती हैं। और किस प्रकार से रहती हैं आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिम्मी कार्टर नाम के एक राष्ट्रपति रहे हैं, वो कोक का प्लेन यूज करते थे। और किस प्रकार से ये कंपनियां बायस्ड रहती हैं आप अंदाजा लगा लीजिए कि व्हाइट हाउस में जिम्मी कार्टर ने एक बार अपने कर्मचारी को पेप्सी पीते हुए देख लिया, क्योंकि वो कोक का समर्थक था, तो उसने पेप्सी को बाहर फिकवा दिया और उस कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया। ये कंपनियां कंपटीशन के माध्यम से खत्म करती हैं। किस प्रकार से खत्म करती हैं कि अपना प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट यदि 10 रुपए का है, उसकी लागत 10 रुपए की है, तो वो 5 रुपए में बेचना शुरू कर देंगे। उनको पता है कि 2-4 साल तक हम बेचेंगे, उसके बाद इस जब मार्केट के ऊपर कब्जा हो जाएगा तो 10 रुपए की लागत वाली चीज हम 20 रुपए में भी दे सकते हैं। दवा कंपनियों में तो ये होता ही होता है, FMCG में भी ये होता है। जब पेप्सी और कोक 1990 के दशक में आई तो उस समय आपने नाम सुना होगा, थम्स अप बहुत पी जाती थी, माजा बहुत पी जाती थी, गोल्ड स्पोर्ट बहुत चलती थी, सिट्रा नाम की एक और कोल्ड ड्रिंक चलती थी। तो ये सारी कोल्ड ड्रिंक जब कोक और पेप्सी ने देखा कि हम इनको मार्केट में कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने उन सबको खरीदा। और जब वो बेचने के लिए तैयार नहीं हुए तो कांच की जितनी बोतलें, आपको याद होगा पुराने जमाने में कांच की बोतल पी जाती थी और वापस दी जाती थी, तो कांच की बोतल बनाने वाली केवल कुछ ही कंपनियां थी। उन्होंने मार्केट से सारी कांच की बोतल जो गोल्ड स्पोर्ट की थी, थम्स अप की थी, वो सारी परचेज करवा ली ताकि इनको रिफिल करने के लिए बोतल नहीं मिले। इसके साथ साथ कुछ डिस्ट्रीब्यूटर के पास जब वो सामान रखवाते थे, तो पेप्सी वाले जब सामान रखवाते थे तो वो ये कहते थे कि आपको एजेंसी तो लेनी है थम्स अप की, माजा की, गोल्ड स्पोर्ट की, लेकिन माल केवल हमारा बेचना है, हमारा ही आगे रखना है और हमारे ही माल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जो दूसरी कंपनी का माल है उसको एक्सपायर करके आपको वापस करना है। तो ये षड्यंत्र करने का काम भी ये मल्टीनेशनल कंपनियां करती हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर में अंकल चिप्स का नाम आपने सुना होगा, 4 से पहले आपने खूब अंकल चिप्स खाई होगी। जब लेज ने
पेप्सी ने अपनी चिप्स लॉन्च की, तो वो चिप्स जब पूरा मार्केट को कवर नहीं कर पा रही थी, अंकल चिप्स को जब वो टक्कर नहीं दे पा रही थी, तो उसने लेज ने, पेप्सी को, कंपनी ने अंकल चिप्स को कई गुना ज्यादा दाम देकर खरीद लिया ताकि मार्केट के ऊपर कब्जा हो जाए। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में और बिहार में एक साबुन चलता था, ओके नाम का एक साबुन था जो पूरे इंडिया में चलता था और वो लाइफ बॉय को टक्कर देने का काम करता था। जब HUL ने, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ये देखा कि लाइफ बॉय देश का नंबर 1 ब्रांड नहीं बन सकता, ओके इसको टक्कर देता रहेगा, तो ओके साबुन को भी उन्होंने षड्यंत्र करके पहले तो बदनाम किया, उसके बाद उसको खरीद लिया। इसी प्रकार आपने अभी पूज्य स्वामी जी महाराज के माध्यम से और आपने देखा होगा कि देश की तेल मार्केट के ऊपर अडानी का, फॉर्चून का कब्जा है। और ये अडानी केवल स्वदेशी कंपनी नहीं है, इसका विल्मर के साथ कोलैबोरेशन है। 70% भागीदारी विल्मर की है, जो सिंगापुर की एक कंपनी है। और ये विल्मर कंपनी ऐसी है जो सिंगापुर में सरकार क्या करेगी उसकी पॉलिसी मेकिंग का काम करती है। तो जब अडानी और विल्मर ने खाद्य तेल लॉन्च किए, तो सोयाबीन का तेल जिस भाव में पड़ता है उससे कम गुणा में देना शुरू किया, कम मूल्य में, और बाकी सारे ब्रांड को डिस्टर्ब कर दिया। और अब आज की मार्केट की स्थिति ये है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सरसों से सरसों का तेल निकलता है, लेकिन सरसों से सरसों की कीमत तय नहीं होती, सरसों के तेल के भाव से सरसों की कीमत तय होती है, क्योंकि मैंने इस फील्ड में थोड़ा सा काम किया है। इसी प्रकार खाद्य तेलों से खाद्य पदार्थ की कीमत तय होती है। तो आज सोयाबीन की मार्केट के ऊपर 70% से अधिक अडानी और विल्मर का कब्जा है। आज सोयाबीन के तेल का भाव क्या होगा, किसान को क्या भाव मिलेगा, ये तय करने का काम अडानी और विल्मर करते हैं। तो ये मल्टीनेशनल कंपनियां पूरी मार्केट के ऊपर कब्जा जमाना चाहती हैं और इनका एक ही उद्देश्य है कि मार्केट में वो हो जो हम चाहें, जैसा हम चाहें वैसा रेट हो, जैसा हम चाहें वैसा रॉ मटेरियल की हम कीमत देंगे। ऐसे ही आपने एक और साबुन का नाम सुना होगा, चंद्रिका साबुन का। ये भी हिंदुस्तान यूनिलीवर के साबुन को टक्कर देने का काम करता था, लक्स को। तो वो साबुन भी कई गुना दाम देकर मल्टीनेशनल कंपनी ने खरीद लिया। इसी प्रकार से सनलाइट नाम का एक और साबुन था, वो भी इन कंपनियों ने खरीद लिया। इसी प्रकार राजकोट में, सौराष्ट्र में एक ब्रांड चलता था रिमझिम के नाम से, आपने भी सुना होगा, मसाला सोडा बनाता था। उस ब्रांड को भी पेप्सी और कोक ने पहले खरीदा और फिर ये खरीदकर ब्रांड को चलाते नहीं है। खरीद के ये क्या करते हैं, जिस ब्रांड को खरीद लिया, अभी आपको अंकल चिप्स बननी बंद नहीं हुई है, अंकल चिप्स बनती है, लेकिन उस ब्रांड की क्वालिटी को डिस्टर्ब कर देंगे। उस ब्रांड के ग्राहक को वो ब्रांड मांगेगा तो वो ब्रांड नहीं मिलेगा, वो कहेगा कि इस ब्रांड की सप्लाई तो शॉर्टेज है, इसके स्थान पर ये ब्रांड अवेलेबल है, आप इसको ले लीजिए। इसी प्रकार आपने नाम ओके साबुन के बारे में हमने बात की। सनलाइट नाम का एक साबुन था जो साउथ इंडिया में और मध्य भारत में खूब चलता था। उस सनलाइट को भी खरीदने का काम, ताकि लक्स और लाइफ बॉय की मार्केट डिस्टर्ब ना हो, वो मार्केट में नंबर 1 बना रहे, इसलिए खरीदने का काम हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किया। इसी प्रकार आपने डी कोल्ड, डर्मीकूल, मूव, क्रैक हिल का नाम सुना होगा। ये पारस नाम की एक कंपनी है, वो बनाती थी। ये नंबर 1 ब्रांड स्वदेशी के अपने फील्ड में होते थे। इन ब्रांड्स को भी रैकेट और बेनकिसर ने कई गुना ज्यादा दाम देकर खरीद लिया ताकि इन सेगमेंट में उनका कब्जा हो जाए। इसी प्रकार से ये जो कॉरपोरेट वार है और ये जो स्वदेशी के ब्रांड को खड़े होने, पहली बात तो खड़े ही ना होने दिया जाए, और यदि गलती से वो खड़े भी हो जाएं तो खड़े होकर सबसे पहले तो उनको लालच देकर खरीदना, और लालच देकर यदि वो बिके नहीं तो उनको बदनाम करना, उनकी जांच करना, षड्यंत्र करके उनको खत्म करने का प्रयास करना, अपने व्यक्ति उसमें इम्प्लांट करवाना, उनके सारी स्ट्रेटेजी को पहले से जानकारी ले लेना। और ये जो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये अपने डाटा को किस प्रकार से रखती हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए। आईटीसी का प्लांट है हरिद्वार में, उस आईटीसी के प्लांट में कोई भी व्यक्ति एंट्री नहीं कर सकता, और वो अपने प्रोसेस को किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करते। अपना पतंजलि का जो प्लांट है उसकी सब एक एक प्रोसेस की पूज्य स्वामी जी महाराज ने 3-3 घंटे की डिटेल वीडियो बनाकर यूट्यूब के ऊपर डाली हुई है। और हमने हरिद्वार में जितने भी योग शिक्षक आते हैं, उन लगभग 5 लाख लोगों को हमारा घी कैसे बनता है, हमारा च्यवनप्राश कैसे बनता है, हमारी भस्में कैसे बनती हैं, वो सब डिटेल में दिखाई हैं।
और ये मल्टीनेशनल कंपनियां कैसे सीक्रेट रखती हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए कि आईटीसी नाम की कंपनी हरिद्वार में ही है, उसी के एक पुराने कर्मचारी अपनी पतंजलि में काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि आईटीसी के अंदर यदि किसी को प्लांट विजिट करना हो जहां पर सामान बनता है, तो उसके लिए सीधे मालिक की अनुमति चाहिए, उसकी अनुमति के बिना कोई व्यक्ति एंट्री नहीं कर सकता। और जो भी व्यक्ति एंट्री करते हैं उसकी ऐसी तलाशी ली जाती है कि जैसे वो चोरी करने के लिए आए हो, इस कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति नहीं हो। और वहां का डाटा कैसे सेफ रखा जाता है कि जो लैपटॉप भी कंपनी का दिया जाता है, उस लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाने की जगह भी नहीं होती, उनको कंपनी की ईमेल प्रयोग करनी पड़ती है। कंपनी की ईमेल प्रयोग करते हुए कोई भी मेल यदि जो लिस्ट उसका जिससे काम पड़ता है, जो उसके सर्कल के हैं, उसके बाहर यदि कोई मेल जाती है तो उस व्यक्ति को तुरंत रडार पर ले लिया जाता है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनियां ऐसे सीक्रेटली काम करते हैं। और पतंजलि योगपीठ में हमने कोई भी चीज छुपा कर नहीं रखी हुई। अपने दंत मंजन से लेकर मधुमेह नाशिनी वटी से लेकर जो अपना डायबिटीज वाला आटा है, नवरत्न आटा है, सबकी रेसिपी हमने खुली रखी हुई है कि स्वदेशी का काम केवल हमारा काम नहीं है, देश में यदि कोई और व्यक्ति भी करना चाहे तो हम उसका स्वागत करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं। तो ये विदेशी कंपनियों के सामने यदि आज पतंजलि खड़ी है तो ये अपने आप में एक अद्भुत आश्चर्य की बात है। और जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो नहीं चाहती कि देश में ऐसा कोई बड़ा ब्रांड बने जो ताकत के साथ उनको टक्कर दे सके और सारे प्रोडक्ट के अंदर टक्कर दे सके। तो उन सारे मल्टीनेशनल की चिंता की बात यही है कि देश के अंदर एक ऐसा ब्रांड है पतंजलि नाम का जो उनकी सारे उत्पादों में उन सब विदेशी कंपनियों को टक्कर दे सकता है। तो हमारा काम और हमारी लड़ाई केवल स्वदेशी की नहीं है, हमारा काम केवल डीएसएम के रूप में ऑर्डर लाने का काम नहीं है। आप जब डीएसएम के रूप में काम करें तो इस संकल्प के साथ काम करें, हमारा ये काम इस देश के अंदर स्वदेशी को बचाने का काम है, इस देश को बचाने का काम है। इस संकल्प के साथ हमें आगे इस अभियान को आगे बढ़ाना है। और मल्टीनेशनल कंपनियां ये सोचती हैं कि एक बार हम पतंजलि को किसी भी तरीके से काबू कर लें, उसके बाद जितनी छोटी छोटी कंपनियां हैं उनको तो हम या तो खरीद लेंगे या लालच देकर उनको बर्बाद कर देंगे या षड्यंत्र कर लेंगे या उनकी मिलावट करके जांच करके मीडिया में उसको बदनाम कर देंगे या उसको बंद करवा देंगे, उसके ऊपर ताला लगवा देंगे। क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनियां कितनी ताकतवर हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब पेप्सी और कोक अमेरिका के राष्ट्रपति को अपनी जेब में रख सकते हैं। वियतनाम में आलंदे नाम के डॉक्टर आलंदे नाम के एक प्रेसिडेंट होते थे, एक बार उन्होंने कोशिश की कि मल्टीनेशनल कंपनियों से देश को बचाया जाए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में गुहार लगाई कि मेरे देश को मल्टीनेशनल कंपनियों से बचाया जाए और इस मल्टीनेशनल कंपनियां मेरे देश को बर्बाद कर रही हैं। तो जैसे ही उन्होंने गुहार लगाई उसके 2 महीने के अंदर उस राष्ट्रपति का और उसके 14 मंत्रियों का कत्ल कर दिया गया। आप अंदाजा लगा लीजिए वो किसने किया होगा, मल्टीनेशनल कंपनियों ने उनका कत्ल किया। और जो अमेरिका की जासूसी की संस्था है CIA और वहां के सीनेटर वो ये कहते हैं कि अब दूसरे देशों को गुलाम बनाने के लिए हमें सेना भेजने की जरूरत नहीं है, ना CIA को भेजने की जरूरत है। आज दूसरे देशों में हमारी अगर मल्टीनेशनल कंपनियां हैं तो वो कंपनियां वहां रहकर जो काम CIA करती है, जासूसी करने का काम और उस देश को बर्बाद करने का काम, वो हमारी मल्टीनेशनल कंपनियां करती हैं। तो ये हमारा स्वदेशी का अभियान केवल उत्पाद उपलब्ध करवाने का नहीं है, ये हमारा अभियान देश को बचाने का अभियान है। और इस देश को बचाने के अभियान को कैसे आगे बढ़ाना है, इन सारे गुरु मंत्रों को सीखने के लिए आइए हम चलते हैं परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के गुरु चरणों में। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। पतंजलि जो योग आयुर्वेद स्वदेशी के साथ साथ
इस देश की सनातन वैदिक संस्कृति और संपूर्ण भारतीयता के गौरव की प्रतिष्ठा का कार्य कर रही है। ऐसी उस संस्था के साथ संगठन के रूप में और स्वदेशी के इस अभ्युदय के अनुष्ठान को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध आप सब भाई बहन, जिसमें हमारे संगठन के सभी वरिष्ठों के साथ साथ भाई राकेश जी जो हमारे फूड डिवीज़न के हेड हैं, अखिल जी जो नॉन फूड के हैं हेड, उमंग जी जो बिस्किट डिवीज़न के हमारे हेड हैं, और भाई राघव जी जो आस्था पूजा सामग्री के हेड हैं नेशनल। इनके साथ साथ जिनके ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है श्री ऋषभ सिन्हा जी जो हमारे आरएम हैं, अतुल जी जो नॉन फूड के आरएम हैं, त्रिवेंद्र जी, नीरज जी, सचिन जी, कमल जी, अमित जी, समीर जी, सारे हमारे आरएम और जेडएम्स का एक बार सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और भाई जयराम जी, अजब सिंह जी, अशोक जी, राजीव जी, सुनील जी, विकास जी, अमित जी और जो है करतारपुर जी, तो एक बार सारे एसडीज का भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। भाई राकेश जी से लेकर के सारे हमारे राज्य प्रभारी, एक एक ज़िले के प्रभारी और डीएसएम कोऑर्डिनेशन का जिनको काम दिया था, उन सब ने प्रामाणिकता से अपनी सेवाएं की। तो सारे हमारे डीएसएम कोऑर्डिनेटर्स और एक एक ज़िले के निष्ठावान हमारे प्रभारी, हमारे सारे एएसएम और एसओ लोगों का और सारे नए हमारे डीएसएम लोगों का एक बार पतंजलि योगपीठ में बहुत बहुत अभिनंदन है। पतंजलि अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवार है और इस परिवार का सदस्य होने का गौरव, जब कोई कार्य चल रहा होता है और उसके देश के ऊपर क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक उसके प्रभाव पड़ रहे हैं, किस तरह के एक रूपांतरण की प्रक्रिया चल रही है, उस समय उसका अनुभव बहुत कम लोगों को होता है। जब उसके बड़े बड़े परिणाम सामने आ जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तब उसको कुछ लोग ज़्यादा अनुभव कर पाते हैं। आज इन पिछले 25 वर्षों में पतंजलि के कार्यों का मूल्यांकन खाली राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है और आज 100 करोड़ से अधिक लोग पतंजलि का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान है इसके ऊपर गौरव अनुभव करते हैं और उन सबका भी हम अभिनंदन करते हैं कि उस सब के वजह से आज पतंजलि इतना बड़ा ये राष्ट्र की सेवा का विभिन्न क्षेत्रों में एक बड़े उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा है। यदि मैं बिजनेस की दृष्टि से बात कहूं, राष्ट्र की इस आर्थिक आजादी के आंदोलन की दृष्टि से बात कहूं, क्योंकि बात केवल आर्थिक आजादी की नहीं है। पहले राष्ट्रों को गुलाम बनाने के लिए सेनाओं का इस्तेमाल किया जाता था, उनकी राजनीतिक गुलामी के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र किए जाते थे। अब ये पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन के बाद ये सारा का सारा इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन का काम, कि पूरी दुनिया को अपनी आर्थिक नीतियों से कैसे तबाह किया जाए और सारी दुनिया के ऊपर अपना एक आर्थिक एकाधिकार कैसे कायम किया जाए। ये इतना बड़ा तंत्र है कि सामान्य व्यक्ति की तो समझ से ही बाहर है। आपको पतंजलि में ये स्वर सुनाई दे सकते हैं कि पूरी दुनिया को आर्थिक गुलामी में धकेल करके कुछ चंद लोग पूरी दुनिया पर किस तरह से अपना आर्थिक साम्राज्य कायम करके लगभग सारी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन इसकी दूसरे मंचों पर तो इसकी बात भी नहीं सुनाई देगी।
और मात्र आर्थिक गुलामी नहीं, इसके पीछे सांस्कृतिक गुलामी, वैचारिक गुलामी, शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, भाषा की गुलामी, संस्कृति सभ्यता की गुलामी, एक गुलामी का बहुत बड़ा दौर शुरू हो जाता है इसके पीछे। और इतिहास इस बात का साक्षी है। पिछले 2-2.5 हजार करोड़ वर्षों के इतिहास को तो हम जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये सृष्टि को बने हुए तो 200 करोड़ वर्ष हो गए, लेकिन इस समय अब हमें इन सत्यों को और ज्यादा गहराई से समझने की आवश्यकता है। और समझने समझाने वाली बात तो थोड़ी देर में हो जाती है। अब आप सब लोगों को मिलकर के दृढ़ संकल्प के साथ, आजादी के चंद दीवानों ने इस देश के अंदर इस प्रकार का स्वाधीनता का जोश जुनून भरा, इस प्रकार का शौर्य और स्वाभिमान इस देश में जगाया कि अंग्रेजों का 70 से ज्यादा बड़े देशों पर, और यूं छोटे मोटे देश गिने जाएं तो लगभग पूरी दुनिया पर कोई बड़ा देश बाकी नहीं था। लगभग पूरी दुनिया पर जिनका साम्राज्य था, उन अंग्रेजों को यहां से उनके शासन को समाप्त करना तो किसी ने सोचा ही नहीं था। वो जो राष्ट्रपति भवन और संसद भवन बना करके गए, शायद 1000 सालों तक अभी उसकी नींव भी ना हिले। अंग्रेज कभी नहीं सोचते थे कि उनको हिंदुस्तान से जाना पड़ेगा। नहीं तो इतना बड़ा राष्ट्रपति भवन, इतना बड़ा संसद भवन, हर एक जिले में इतने शानदार जो है बंगले, वो अभी भी नए बंगलों से अच्छे लगते हैं। वो जो भी बना करके गए, तो अंग्रेजों को कम से कम था कि हम 500 साल तक हिंदुस्तान पर राज करेंगे। लेकिन चंद देशभक्तों ने उन अंग्रेजी साम्राज्य की चोलें हिला करके रख दी। आज हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं है। वो तो पाबंदियों के बीच में काम करते थे। हम यदि मजबूती से, पूरी ताकत से मेहनत करके बस एक ही काम करें, हम पूरी ताकत से और थोड़ा सा दिमाग लगा करके बेमेहनत करें, तो जो इन अंग्रेजों के साम्राज्य को उखाड़ने के काम में हमें 100 साल लग गए थे, वो काम आने वाले 5-10 सालों में करके इन विदेशी कंपनियों को हम हिंदुस्तान से पूरी तरह से उखाड़ करके फेंक सकते हैं। देखो, उस समय बड़ी पाबंदियां थी। एक कोई शब्द बोल दे अंग्रेजों के खिलाफ, उसको सीधी जेल होती थी, काला पानी होता था, उसके ऊपर तरह तरह के झूठे आरोप लगा करके उसको फांसी पर लटका दिया जाता था। 7 लाख से अधिक वीर वीरांगनाओं को शहादत देनी पड़ी, तब जाकर के हमें आजादी मिली। एक कोई शब्द नहीं बोल सकता था। एक कोई इश्तिहार छाप दे तो उसको जेल हो जाती थी। बहुत बुरी हालत थी। आज तो हमारे ऊपर किसी भी तरह की कोई बंदिशें नहीं है। जब बंदिशों में हमारे शहीदों ने इतना बड़ा काम किया, और इसलिए हम चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, कितनी उम्र थी भाई उनकी? कोई भी हमारे क्रांतिकारी 20 से 30 साल की उम्र के बीच के थे, कुछ तो इससे भी छोटे थे। जब 20 से 25-30 साल की उम्र के जवानों ने अंग्रेजी साम्राज्य को सदा सदा के लिए इस भारतवर्ष से मिटा दिया, और उनके ऊपर तमाम तरह की पाबंदियां, बंदिशें थी, उस समय तो उनको कोई सपोर्ट नहीं था। हम तो आपको और आपके घर परिवार की पूरी सब प्रकार से सुरक्षा प्रदान करते हुए आपको खुली आजादी दे रहे हैं, तो आप तो क्या नहीं कर सकते? थोड़ा सा बस हिम्मत करने की काम। मैं ये इसलिए कंपैरेटिवली इस बात को कह रहा हूं कि कई बार ना कोई थोड़ा बड़ा लक्ष्य किसी को दो तो एकदम घबरा जाता।